गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, डेली मॉर्निंग पीवाईक्यू डोज आज है उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू का पार्ट 8। ठीक है, तो देखिए लगातार आपको मॉर्निंग में पीवाईक्यू सीरीज दी जा रही है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की। तो यकीन मानिए दोस्तों, आगामी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस प्री है, अपर पीसीएस प्री है, एफआरओ का प्री है, साथ ही ग्रुप सी के एग्ज़ाम है, या ऐसे एग्ज़ाम जहां पर उत्तराखंड हिंदी और जीएस वगैरह पूछा जाता है, तो आपका एक बेहतरीन रिवीजन इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो इस डेली जो मॉर्निंग डोज है इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिस ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इसका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू पार्ट 8। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खासकर देखिए उत्तरकाशी का जो हरसिल एरिया है, हरसिल घाटी, तो हरसिल का एरिया अपने पहाड़ी सेब के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, हरसिल घाटी का एरिया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद देखिए उत्तराखंड में अन्य स्थल में बात करूं जहाँ पे सेब होता है, तो इसमें आपका आ जाता है रामगढ़। रामगढ़ जो कि आपका स्थित है कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, रामगढ़ और मुक्तेश्वर में भी मिलेगा। उसके अलावा चौबटिया जो गार्डन है रानीखेत का, वहाँ भी सेब के बागान है। और भी बहुत से एरिया हैं जहाँ पे सेब के बागान स्थापित हैं, लेकिन मुख्य तौर पे उत्तराखंड का उत्तरकाशी का जो सेब है और नैनीताल जनपद का सेब है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और राज्य में सेब उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिशन एप्पल भी शुरू किया गया है। ठीक है, मिशन एप्पल, ध्यान रखेंगे, मिशन एप्पल, ये आपका सेब की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए। साथ ही देखिए राज्य के एक व्यक्ति है जिनको एप्पल मैन कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति है भैया उत्तराखंड राज्य में जिनको एप्पल मैन कहा जाता है? तो एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व है इंद्र सिंह बिष्ट। नाम है इनका इंद्र सिंह बिष्ट, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए एप्पल मैन कौन है, ऐसे मशरूम गर्ल कौन है, क्वेश्चन बनता है। मशरूम गर्ल कहा जाता है उत्तराखंड में किसको? तो मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम गर्ल के नाम से पॉपुलर हैं दिव्या रावत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देहरादून की दिव्या रावत। ऐसे ही उत्तराखंड में पूछा जाता है आपका जंगली किसे कहा जाता है? जंगली, तो जंगली नाम से मशहूर जो है वो है जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव कौन है? तो वृक्ष मानव के नाम से फेमस कौन है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, इनको वृक्ष मानव कहा जाता है, ट्री मैन। और ऐसे आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन उत्तराखंड में पर्यावरण का गांधी कहलाता है? तो उत्तराखंड का गांधी तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है, जबकि पर्यावरण का गांधी उत्तराखंड में, ठीक है, ये कहा जाता है किसको? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा देखिए, चिपको आंदोलन गौरा देवी ने भले ही शुरू किया था, लेकिन उसकी नींव डाल दी थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति भी यही थे। इसके अलावा इसमें सहायक व्यक्ति जो थे वो आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, और भी नाम है इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है राज्य में? ठीक है, तो देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, 1924 में ये स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे, पहले जो ये स्थापित हुआ था कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, यानी कि पूर्व में कलकत्ता। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को स्थानांतरित करके लाया गया कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये अल्मोड़ा में है वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में जो पहली कृषि नीति थी कब आई थी? ठीक है, अब देखिए जो पहली कृषि नीति थी इसका उद्देश्य था टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य का जो बजट आ रहा है, आप लगातार देखेंगे राज्य गठन के पश्चात, यानी कि 9 नवंबर 2000 के पश्चात, 9 नवंबर 2000 के पश्चात क्या हो रहा है? राज्य का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कम हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है आपका कृषि वाला क्षेत्र। ठीक है, कृषि और वानिकी आ जाता है इसमें। तो एग्रीकल्चर का एरिया वैसे ही कम हो रहा है, राज्य का सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो राज्य में पहली कृषि नीति लाई गई थी 2006 में, और इसका उद्देश्य था उस समय टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और राज्य में जो भी फसलें उत्पादित हो रही है उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, और जो भी किसान है उनकी आजीविका में सुधार करना, गरीबी को कम करने पे भी इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था? देखिए प्रतिशत के आधार पे पूछ रहा है 2020-21, ठीक है। और लेटेस्ट डेटा के अनुसार भी दोस्तों अभी वर्तमान में जो है गेहूं ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूं लास्ट डेटा जो है 2023-24 का है, 23-24 के डेटा के अनुसार भी उत्तराखंड के सर्वाधिक भाग में प्रतिशत के आधार पे, ठीक है, उत्तराखंड में प्रतिशत के आधार पे गेहूं की खेती का ही सर्वाधिक था। उत्तराखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल में लगभग लगभग आपका 35% के आसपास गेहूं उत्पादित होता है, ठीक है, 35%। तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है चावल का नंबर। चावल है लगभग लगभग 25% के आसपास उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2020-21 में उत्तराखंड में किस तिलहन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल था? तो 20-21 में तिलहन जो फसल थी उसमें सर्वाधिक जो था आपका दिए गए आंसर जो विकल्प है पे आंसर हो जाएगा लाही और सरसों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भी अगर बात करें दोस्तों तिलहन फसलों में सबसे ऊपर ना जो है हमारा लाही, लाही नहीं होगा, लाही राई बोलते हैं वैसे, वैसे लाई बोलते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। वैसे शुद्ध रूप होता है राई। राई का जो दाना होता है वो ब्लैक कलर का होता है, सरसों जो होती है येलो कलर की होती है ना। तो जो हमारा राई और सरसों था यही सबसे मुख्य तिलहन फसल थी उत्तराखंड की। इसके बाद नंबर आता है हमारे उत्तराखंड में सोयाबीन का। सोयाबीन को जिसको हमारा पर्वतीय अंचलों में भट्ट कहा जाता है, भट्ट भी बोलते हैं ना, काले भट्ट होते हैं सफ़ेद भट्ट होते हैं, सोयाबीन ही है वो। सोयाबीन जो है दलहन और तिलहन दोनों में आने वाली फसल है। सोयाबीन एक मात्र ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है, दाल भी बनती है इसकी और इसकी पिराई करके तेल भी निकलता है सोयाबीन का, ठीक है। तो रिफाइंड ऑयल देखा जाए तो बेसिकली रिफाइंड ऑयल सोया ऑयल ही होता है, लेकिन आज की डेट में तो आपको पता है पाम ऑयल पता नहीं क्या क्या उसमें मिक्स करके बेच देते हैं। अगला देखिए 2020-21 में उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो देखिए लेटेस्ट डेटा की भी मैं बात करता हूँ 22-23-23-24 का। सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जो जनपद है उत्तराखंड का वो है आपका उधमसिंह नगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उधमसिंह नगर इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो उधमसिंह नगर में लगभग आपका 52% के आसपास है, ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, पिन कर दूंगा मैं। 52% के आसपास कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, उधमसिंह नगर में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा हरिद्वार जनपद। दूसरे नंबर पे हरिद्वार में है सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कौन सा? देहरादून, ठीक है, तीसरे नंबर पे देहरादून में कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा। फिर चौथे में आता है नैनीताल। नैनीताल तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, ठीक है। चलिए अगर बात करें उत्तराखंड में टोटल जो अभी कृषि भूमि है कितनी है, लास्ट डेटा में आपको 14% किताबों में दिया होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड की कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल का है 11.65%, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि वर्तमान में क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, उसका 11.65% भूमि ही कृषि के योग्य है। समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना। बहुत सी किताबों में अभी भी 14% दिया है जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राज्य का कौन सा जनपद है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है उधमसिंह नगर, ठीक है। तो उधमसिंह नगर में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उधमसिंह नगर में लगभग लगभग आपका 9% क्षेत्रफल में आपका गन्ने की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। और राज्य की जो पहली चीनी की मिल थी वो भी काशीपुर में ही थी, यानी कि उधमसिंह नगर में। राज्य की पहली जो चीनी मिल थी जहाँ पे गन्ने को ले जाके चीनी बनाई जाती है, ये काशीपुर चीनी मिल थी। और काशीपुर चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1936 में, 1936 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? तो दिए गए विकल्पों में आप देखिए कौन सी फसल है जिसका उत्तराखंड में उत्पादन नहीं होता, ठीक है। अब ये तो साफ पता चल रहा है भाई, उत्तराखंड में जो नारियल है, नारियल तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड जो है यहाँ पे जलवायु शीतोष्ण जलवायु है उत्तराखंड की। अब उसमें नारियल होता नहीं है। नारियल आपका जो तटवर्ती राज्य है भारत के, जैसे कि केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में नारियल आपका मिलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड में क्या क्या होता है? तो सेब होती है, लीची होती है, माल्टा होता है, उसके अलावा आपका गन्ना होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखिए फसल की बात करें तो गेहूं की फसल होती है। गेहूं के अलावा यहाँ पे चावल की फसल उगाई जाती है। चावल के अलावा पर्वतीय भूभागों में काफ़ी ज़्यादा आपका रागी, जिसको मडुआ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका झिंगोरा,
ठीक है, झिंगोरा जिसकी खीर बनती है, ये भी है। उसके अलावा दलहन फसलें हैं, काफ़ी दलहन भी उत्तराखंड में उगाई जाती है, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गई, उसके अलावा सोयाबीन के अलावा गहत की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड में काफ़ी होता है। बागवानी में बोले तो सेब हो गए, लीची हो गई, नाशपाती हो गई, आम के बागान हो गए। उसके अलावा बहुत से और भी क्षेत्रीय फल होते हैं, जैसे कि पूलम, खुमानी, आड़ू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान, यानी कि जो चाय के बागान लगे थे, इसको सबसे पहले स्थापित किया था कैप्टन हडलस्टन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कैप्टन हडलस्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। ठीक है, अब भाई उत्तराखंड में चाय की खेती का इतिहास कई बार पूछता है। उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ में मैंने आपको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत हाल में ही पढ़ाया है। जो उत्तराखंड में चाय की खेती, बागानी खेती का इतिहास है, आलू की खेती का इतिहास है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो गडोलिया वगैरह में चाय की खेती लगती है, अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में लगती है। उसके अलावा अन्य जगहों पे भी, कौसानी वगैरह में भी चाय फैक्ट्री स्थापित की जाती है ना। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार टॉपिक को। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन था सबसे पहले? तो ये था विशप एबर। तो विशप एबर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले सुझाव दिया था 1824 में। बोला था कि उत्तराखंड की भाई जो धरती है और ये पहाड़ी एरिया है, ये चाय की जलवायु के लिए उपयुक्त है भाई। चाय की खेती के लिए ढलानदार जमीन चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब चाय के पेड़ होते हैं ना, तो चाय के पौधों में बोला जाता है कि बरसात का पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत कम पानी से भी इसकी जो पौधे की जड़ होती है चाय के पौधे की, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए ढलान वाले क्षेत्रों में ही चाय उगाई जाती है। आप केरल का भी देखेंगे, केरल में जो चाय बागान है, असम के देखो आप या दार्जिलिंग के देखो, सभी आपको पहाड़ी भाग में देखने को मिलेंगे, मैदानी भाग में चाय नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया कैप्टन हडलस्टन। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में किसने शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका विजय जगधारी जी, ऑप्शन बी, विजय जगधारी जी। इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था 1986 में। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। अब इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड के जो पारंपरिक बीज है, क्योंकि हमारे वहाँ पे पारंपरिक खेतियाँ होती थी ना, गेहूं की, जौ की, अपना बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक बीज था हमारे पास। अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, शहरों से बीज लाने लगे, जिसके कारण नई खेती होने लगी, तो बीज भी तो उसी का बनेगा। तो पारंपरिक जो बीज हैं उनका संरक्षण करना, पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यवसायीकरण करने का विरोध करना। ठीक है, यानी कि व्यवसायीकरण वाले बीज ना बोए जाएं, उसकी जगह जिससे हमारा पेट भरता है, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, केवल वही बीज है बोई जाए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विजय जगदार जी को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, इन्होंने जीरो बजट खेती की भी शुरुआत की। एक खेती का ट्रेंड निकाला इन्होंने जिसका नाम था जीरो बजट खेती। ठीक है, विजय जगदारी, ध्यान रखेंगे। तो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में बन गया है, ध्यान रखेंगे। एक इनकी 12 नाज तकनीक भी है, 12 नाज, इसको भी नोट करेंगे आप। 12 नाज, 12 का मतलब है 12 महीने, नाज मतलब अनाज, 12 नाज तकनीक। ठीक है, तो 12 टाइप के अनाजों की तकनीक होगी है, इसको 12 नाज टेक्निक दिया गया था भी नाम। तो विजय जगदारी जी ने जीरो बजट खेती और 12 नाज तकनीक की भी शुरुआत की, और मुख्यतः इनको बीज बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में किसकी खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए उत्तराखंड में जो खेती होती है, ठीक है, बायोडीजल देखिए जैव ईंधन होता है एक, और बहुत कम पॉल्यूशन करता है ये। इसके लिए एक पौधा होता है जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जेट्रोफा का जो पौधा होता है ना, किसी भी प्रकार की भूमि में उग जाता है। इसके लिए कोई बहुत उपजाऊ भूमि नहीं चाहिए। ये आपका ऊसर भूमि हो, शुष्क भूमि हो, पथरीली भूमि हो, किसी भी भूमि पर आसानी से उग जाता है। और इसको देखिए सड़ा कर क्या बनता है, बायोडीजल बनता है जेट्रोफा से। ठीक है, बायोडीजल। अब बायोडीजल जो है आपका लेस पॉल्यूशन करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो देखिए उत्तराखंड में जो असिंचित उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ तो होती है, फर्टाइल होती है, बट आपका क्या होता है, अनइरिगेटेड होती है। इरिगेटेड नहीं होती है बट फर्टाइल होती है। तो ऐसी भूमि को उत्तराखंड में कहा जाता है उपराऊ अब्बल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उपराऊ अब्बल कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे।
ये देखिए उपराऊ अव्वल कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो उपराऊ देखिए, जो उपराऊ भूमि होती है, ध्यान रखेंगे उपराऊ भूमि क्या होती है। उपराऊ भूमि जो होती है आपकी फर्टाइल तो होती है लेकिन असिंचित होती है, ध्यान रखेंगे। इसके दो वर्ग होते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी उपराऊ अव्वल जो कि यहाँ पे दी गई है, और एक होती है उपराऊ उपराई उपराऊ भूमि, माफ कीजिएगा यहाँ पे ई लिखा है मैंने, ठीक है। एक होती है उपराऊ भूमि, एक तो होती है अव्वल, अव्वल मतलब बढ़िया दर्जे की, और एक होती है आपकी दोयम दर्जे की, ठीक है, दोयम। तो उपराऊ भूमि के भी दो प्रकार है, अव्वल और दोयम, ठीक है। तो उपराऊ अव्वल जो है उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी मानी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे उत्तराखंड में जो हमारी सिंचित भूमि होती है, तो सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है, यहाँ पे तो असिंचित है, तो जो हमारा इरिगेटेड फर्टाइल लैंड होता है, यानी कि सिंचित उपजाऊ भूमि, सिंचित उपजाऊ भूमि को उत्तराखंड में कहा जाता है तलाऊ भूमि, ठीक है। और तलाऊ कौन सा, तलाऊ अव्वल, तलाऊ अव्वल कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहीं पर देखिए कम सिंचित, थोड़ा कम सिंचित उपजाऊ भूमि, पूरी सिंचित नहीं होगी, थोड़ा कम सिंचित होगी, इसको कहा जाएगा तलाऊ दोयम, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद होते हैं तीसरी प्रकार की एक भूमि होती है उत्तराखंड में, इजरान। इजरान की जो भूमि होती है ना, तो वनों के बीच की भूमि या किनारों की जो अपरिपक्व है, इमेच्योर जो लैंड होता है या पथरीली जो भूमि होती है उसको इजरान कहा जाता है। एक हिसाब से पथरीली पथरीली भूमि होती है, ठीक है। मतलब इसमें कृषि कार्य करने के लिए अनुपयुक्त होती है, घास वगैरह उगती है, पथरीली या अपरिपक्व होती है, अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर भूमि होती है, ठीक है। चलिए तो भूमि के प्रकार समझ गए ना आप, तीनों प्रकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है, तो सार जो बोलते हैं सार लगाना, ठीक है। तो सार पद्धति जो होती है उत्तराखंड में, सार का मतलब होता है एक हिसाब से चक्र, सार का मतलब होता है चक्र, ठीक है। सार में खेती करना कहते हैं। तो सार पद्धति संबंधित है फसल चक्र प्रणाली से, ठीक है। फसल चक्र प्रणाली यानी कि पूरे वर्ष भर में जिस प्रकार की फसलें बोई जा रही हैं किसी एक लैंड पे, वो कहलाती है फसल चक्र प्रणाली। मान लीजिए कोई खेत है उत्तराखंड में, इसमें रबी के मौसम में गेहूं सरसों वगैरह बोया जा रहा है, ठीक है। गेहूं सरसों, और हो सकता है कोई दलहन की फसल हो। उसके बाद जब हमारा वसंत का टाइम आ रहा है तो इसी भूमि पर हो सकता है कि उस समय की जो सब्जियां वगैरह होती है वो लगाई जा रही हैं। बरसात का जैसे टाइम आता है तो इसी भूमि पर धान लगाया जा रहा है, और धान के साथ आपका मसूर के बीज भी छोड़ दिए जा रहे हैं, ठीक है, रोपाई हो रही है। उसके बाद फिर रबी का टाइम आ रहा है तो इस बार गेहूं न लगा के इस पर मडुआ या जौ की खेती कर दी जा रही है। तो यानी कि फसल चक्र प्रणाली में परिवर्तन जो चेंजेस किए जाते हैं वो सार सिस्टम कहलाता है, ठीक है, उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथन बोल रहा है उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो बताइए आप कौन सा इसमें कथन सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो जो है भाई आपका, सही बात है, कृषि है, और राज्य की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए अभी 90% के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, बट जब ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ होगा उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, और 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उत्तराखंड में कुल कृषि योग्य का जो हमारा बोल सकते हैं जो शुद्ध कृषि क्षेत्र है वो कितना है, 11.65% मैं बता चुका हूँ। कृषि भूमि शुद्ध जो क्षेत्र है वो इतना है, ठीक है, प्रतिशत के आधार पे, ध्यान रखेंगे। और राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 90% जो है वो आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए कह सकते हैं कि 90% लोग अभी भी कृषि कार्यों में संलग्न हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हेक्टेयर में पूछता है, देखिए आपका हेक्टेयर में आपका 11.65% के आधार पे 6.98 लाख हेक्टेयर इतने भूमि पर कृषि की जाती है, और प्रतिशत में ये कितनी हो जाती है, 6.98 लाख हेक्टेयर, 11.65%, ठीक है, वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है, तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। उत्तराखंड ने अपने को जैव राज्य घोषित किया जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, तो राइट आंसर जगह उत्तराखंड इसका। अब देखिए जैव कृषि होती क्या है, ठीक है, जैव कृषि, जैव कृषि का या जैविक कृषि का मतलब ये होता है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग।
इसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक होते हैं प्लस किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो भी हमारी रासायनिक खाद होती है, रासायनिक खाद में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, चूना हो गया, कुछ भी मतलब। तो रासायनिक खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा खेती के दौरान। दूसरा, किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, कीटनाशक के तौर पे भी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज होंगी, जैसे कि नीम की खली, नीम का घोल। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक कृषि में केवल खेत में प्रयोग होगा आपका कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट या जैविक खाद जो होती है, तो इसके द्वारा खेती की जाएगी। ठीक है, जैविक खाद, हरी खाद भी बोलते हैं इसको। तो जैविक खाद के द्वारा ही पूरी खेती को यहाँ पर किया जाएगा, जिससे जो भी उत्पादन होगा ना उसमें किसी भी प्रकार की विषाक्तता नहीं होगी। एक हिसाब से आज हम जो गेहूँ चावल खाते हैं, आटा खा रहे हैं बाजार का, बहुत बड़े भूभाग में भारत के खेती होती है। ठीक है, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भले ही हैं, लेकिन हमारे खाद्यान्नों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है। तो जो क्वालिटी है बीज की, भले वो धान की हो या गेहूं की हो, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। बल्कि जो जैविक कृषि होती है, इसमें जो अनाज उत्पादन होता है, फल उत्पादन होता है, सब्जी उत्पादन होती है, ये भाई नेचुरल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये अंतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो उत्तराखंड में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसलों का समूह हो जाएगा, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड के सर्वाधिक भाग में गेहूं बोया जाता है। ऊपर मैंने बताया आपको प्रश्न में, गेहूं के बाद आपका धान बोया जाता है। ठीक है, धान। ठीक है, और धान के बाद अगर हम देखें तो धान के बाद आपका गन्ना हो गई। ठीक है, और अन्य फसलें हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह। तो बी आंसर सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि बाकी मैच नहीं हो रहा। देखिए आपका धान भी होती है, गेहूं होता है, मडुआ होता है और आलू होता है। ठीक है, अब गन्ना तो ऑप्शन में यहाँ पे है, तो फिर अरहर है, अरहर की उतनी अच्छी खेती नहीं होती। तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, धान, गेहूं, मडुआ और आलू। ठीक है, आलू भी खूब लगाया जाता है उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी और मैदानी भाग में भी पहाड़ी आलू फेमस है। निम्न में से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, भारत में जो दुग्ध ब्रांड है सबसे ज़्यादा चर्चित है, उसका नाम है अमूल। अमूल जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध दुग्ध ब्रांड है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है अमूल का फुल फॉर्म। उत्तराखंड में भैया हमारा है आंचल ब्रांड। ठीक है, आंचल, उत्तराखंड के दुग्ध पदार्थ आते हैं आंचल ब्रांड के अंतर्गत। ठीक है, आंचल, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर देगा आंचल। क्लियर? ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारे उत्तराखंड में डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, या डेयरी अनुसंधान संस्थान भी पूछता है कई बार उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो ये लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। ठीक है, लाल कुआं नैनीताल, लाल कुआं नैनीताल, लाल कुआं तक नैनीताल में आता है दोस्तों। इसके आगे थोड़ा जब जब हम बढ़ते हैं, पंतनगर का जो एरिया आता है वो उधमसिंह नगर में शामिल हो जाता है फिर। ठीक है, तो लाल कुआं लास्ट बॉर्डर है नैनीताल जनपद का, तो यहीं पर हमारा स्थित है उत्तराखंड की दुग्ध जो फैक्ट्री है, मेन जो ऑफिस है उसका आंचल ब्रांड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? महिला कर्मकारों के द्वारा। आप देखते होंगे हमारी दादी अम्मा, माता जी आज भी खेतों में काम करती हैं, और महिला कर्मकारों पर ही उत्तराखंड के पर्वतीय भूभागों की खेती क्या है, आश्रित है। मैदानी भागों में हालांकि ऐसा नहीं है। मैदानी भागों में आप देखेंगे, ठीक है, जो मेन मेन प्लेन एरिया हैं जहाँ पे किसानी करते हैं लोग व्यावसायिक तौर पे, तो वहाँ पर मेल लोग जाते हैं खेतों में। लेकिन अन्य जगहों पे, मैदानी भागों में भी आप जहाँ पे छोटी खेती है, और पर्वतीय भागों में तो लगभग लगभग पूरा काम घर के बाहर का महिला ही करती है। खेती का काम, जंगल से चारे लाने का काम, लकड़ियाँ लाने का काम, पानी लाने का काम, और मर्द जो है कमाने के लिए बाहर निकल जाता है पहाड़ों में। ठीक है, क्योंकि फिर वो पलायन करता है माइग्रेशन से, वो कमा के घर में पैसा भेजेगा, और उत्तराखंड की मनी ऑर्डर या अर्थव्यवस्था चलते रहेगी। तो पहाड़ की जो नारी है सब पर भारी है, बहुत ज़्यादा कष्ट में उसका जीवन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो। ठीक है, जो गाँव में रहती है महिलाएं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर आजकल तो सबको पता है कि आप पहाड़ में, गाँव में रहना कोई पसंद नहीं करता। नेगी जी का गीत याद आता है भैया, मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है?
तो देखिए एक नाली ज़मीन उत्तराखंड में, नाली जो है आपका, बिस्वा जो है आपका, मुट्ठी जो है आपका, ये सभी भूमि मापन पैमाने हैं। तो एक नाली ज़मीन होती है लगभग 200 वर्ग मीटर के, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। एक नाली ज़मीन होती है 200 वर्ग मीटर के। देखिए कुछ मेजरमेंट बनाए गए जैसे कि 16 मुट्ठी, ठीक है, जो 16 मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी बराबर एक नाली होता है। यानी कि 16 मुट्ठी अनाज आएगा ना जब, वो एक नाली के क्षेत्रफल में फैलेगा। तो एक नाली का जो पात्र होता होगा, इसका बीज जितने क्षेत्रफल में फैलता था उसी को एक नाली भूमि कहा जाता था। समझ पा रहे हैं? ऐसे बात करें भाई हमारा एक नाली, तो ये 200 वर्ग मीटर तो हो गया, गज में कितना होता है, तो एक नाली बराबर होता है 240 गज, गज में 240 होता है, ठीक है। स्क्वायर फीट की बात करें तो एक नाली बराबर होता है लगभग लगभग आपका 2160 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट में। क्लियर? इसके बाद कभी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, एक नाली बराबर कितना स्क्वायर मीटर होता है, तो 200.6 होता है वैसे, लेकिन 200 ही मानते हैं हम। क्लियर हो गया? और एक एकड़ में कितने नाली होते हैं, तो एक एकड़ में, एक एकड़ जो भूमि होती है उसमें कितने नाली होते हैं, तो इसमें होते हैं 20.16 नाली। और वहीं क्वेश्चन अगर बन जाए कि एक हेक्टेयर भूमि में कितने नाली होते हैं, तो एक हेक्टेयर भूमि में आपके हो जाते हैं 49.8 नाली, लगभग 50 नाली होता है एक हेक्टेयर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए याद रखना, नाली वगैरह, मुट्ठी वगैरह, ये सभी भूमि मापन पैमाने हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है देखिए, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना कौन सा है। तो कृषि भूमि मापने का जो उत्तराखंड में प्रचलित पैमाना है, दिए गए विकल्प में हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा नाली और मुट्ठी, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे बीघा और बिस्वा भी है, लेकिन पारंपरिक रूप पे देखें तो पारंपरिक जो है आपका नाली और मुट्ठी ही है, ऑप्शन सी, नाली और मुट्ठी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हो गया आज आपका उत्तराखंड जी के PYQ पार्ट 8 कंप्लीट, ठीक है। चलिए जाते हैं, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। लास्ट जो हमारा भाग आया था, भाग 7, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोसी नदी पे कौन सा बांध है, तो कोसी नदी पे आपका कोठार बांध है, बिल्कुल सही उत्तर आया था। कोसी बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक कौन है, तो बसंती देवी, ये भी बिल्कुल सही उत्तर था। जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया था मैंने उनको हार्ट दिया था। आज का प्रश्न आपके लिए मैं रखूंगा कि उत्तराखंड में, ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन रखता हूँ, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक कृषि उपकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में एक कृषि उपकरण नहीं है, ठीक है, तो आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कुटली, ठीक है, ऑप्शन ए है कुटली, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका मई, ठीक है, मई, मई या मई बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, आप ऑप्शन सी में रख देते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, कुटली हो गया, मई हो गया, ऑप्शन सी में आपका हल हो गया, ठीक है, और ऑप्शन डी में आपका रख देते हैं, ठीक है, भकार। चलिए अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का एक कृषि उपकरण नहीं है, और जो नहीं है वो क्या है उसका भी एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर करेंगे। चलिए सेशन समाप्त करता हूं दोस्तों, हैव अ गुड डे, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि। हमेशा की तरफ जाने से पहले बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें।